बिल्कुल। यस यस यस, बिल्कुल। पीडीएफ भी आपके पास होगा। ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। ब्रिटिश में हम सभी जानते हैं कि जो आपका लिटरेचर है दैट इज डिवाइडेड इनटू एजेस। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ब्रिटिश लिटरेचर बेसिकली एजेस में डिवाइडेड है, राइट। हम जानते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर नहीं, हम बाकी का लिटरेचर भी जो भी करेंगे वो सब एजेस में डिवाइडेड है। हम उनको डिफरेंट एजेस में ले जाके पढ़ते हैं। तो अभी जब हम उनको एजेस में डिवाइड करेंगे तो हम वी नो कि ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो बिगिन कहाँ से होता है, बताइए। हाँ, ब्रिटिश लिटरेचर आपका स्टार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, ठीक है। एन ओल्ड इंग्लिश पीरियड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 449 टू 1340 एडी, दैट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो दो पार्ट हैं आपके वो क्या है, एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन, राइट। 449 टू 1066 एंड 1066 टू 1340। डिवीजन इज क्लियर, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा क्योंकि मैं अभी इसको ड्राइंग मोड पे रखा हुआ है, तो लिख लीजिएगा प्लीज। देन मैं आई एम रिमूविंग इट। ये जो आपका एजेस है एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन, अब ये हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, ठीक है। इसकी हिस्ट्री किस तरीके से समझेंगे कि कैसे ये लोग आए थे। दैट बिगिंस विद द 43 एडी। जो रोम के किंग थे, दैट इज अ रोमन किंग क्लॉडियस, एंड दैट टाइम रोमन एंड ग्रीक इटालियन दैट वाज वन नेशन। ये सारा एक ही नेशन है, लेकिन हम लोग जब एंशियंट ग्रीक लिटरेचर करते हैं तो हम जानते हैं कि हम ग्रीक लिटरेचर को फर्स्ट सेंचुरी बीसी में खत्म कर देते हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी ई से फर्स्ट सेंचुरी एडी वाज द रोमन एज ऑफ एंशियंट लिटरेचर। तो वहां से रोमन एज स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि ग्रीक एंड रोम बिकम टू सेपरेट पार्ट। एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी क्योंकि फर्स्ट पीरियड ऑफ रोमन एज है, और 43 एडी जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ लिटरेचर लिया है, तो 43 एडी इज द टाइम पीरियड जहां जब किंग क्लॉडियस कहाँ आए थे, ब्रिटेन आए थे, ठीक है, इस लैंड पर आए थे। दैट वाज फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। आप लोगों को मैप देखो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्रिटिश बट इट इज ऑल्सो अबाउट योर लिटरेचर दैट एंशियंट पीरियड की। फर्स्ट एडी के अंदर ये जो आपका क्लॉडियस थे, किंग क्लॉडियस ने यहाँ पे क्या स्टार्ट करा था, एक एक्सपीडिशन स्टार्ट करा था जिसमें वो जानना चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। क्योंकि आप लोगों को, अच्छा दूसरी चीज मैं ये कह रही थी कि यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वर्ल्ड मैप। पूरे वर्ल्ड का मैप याद है सभी बच्चों को, इतने बड़े हैं आप लोग, सब जानते होंगे वर्ल्ड मैप। हाँ, नहीं नहीं जानते, फेयर आइडिया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंग्लैंड को देखते हैं। एक फेयर आइडिया नहीं, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज आपको बहुत सारी जर्नी और इन सब का जो एक मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया है कि कहाँ से कहाँ इन्होंने ट्रैवल करा, कैसे करा, ये सब आपको ना देखना ही पड़ेगा। एनी हाउ आप लोगों को इस चीज को जानना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लैंड हम बना रहे हैं ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट लाइक कि हम थोड़ा सा देख के जान के इसको छोड़ सकते हैं। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, ठीक। ये आपका इंग्लैंड जो है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, अंदर नहीं जाएगा ये, ओके। और ये आपका आयरलैंड, ये यहाँ से मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। ये आपका नॉर्थम्ब्रिया का एरिया है, नॉर्थम्ब्रिया, ठीक है। और ये आपका आता है सेक्शंस का एरिया, ये एंग्लोज का, दिस इज योर आयरलैंड, ओके। दिस इज आयरिश सी, दिस इज आयरिश सी, दिस इज नॉर्थ सी। ये यहाँ से इस तरीके से ये आपके यूरोप का बॉर्डर आ जाता है। ये नॉर्वे एंड स्वीडन, गॉट इट। अपर जो है वो पार्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ये आपका अपर जो पार्ट है वो क्लियर है इसका, यूरोप का। दिस इज योर अपर पार्ट। उसके बाद आपका ये आ जाता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये लगभग 6.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का कुछ एरिया है। ये 10-12 किलोमीटर का एरिया है, मतलब लेंथ इसकी 10-12 किलोमीटर ही है, जो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। ये मैंने अलग क्यों करा है, ये मैंने अलग इसलिए करा है क्योंकि मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रही हूँ जर्नी।
एंग्लो सैक्सन्स की बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या है, जो ये लेटिन से नीचे अगर हम देखते हैं, जर्मनी वगैरह भी, मैंने आपका सदर्न पोर्शन यहाँ नहीं बनाया है, ओके। ओके ओके, जब हम नीचे से देखते हैं कि आपका जो ग्रीक्स एंड रोम का पोर्शन आता है, तो ग्रीक और रोमन किंग क्या कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्थ सी, एंड वी ऑल नो कि नॉर्थ सी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिजास्टरस सी इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉग रहता है, हमेशा मिस्ट रहता है, आइस बर्ग्स रहते हैं, तो पता नहीं होता कि क्या है कैसे है, ट्रेवल करते करते काफी एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो सी है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये लोग नॉर्थ सी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने स्टोरीज सुनी थी, दे ही वांटेड टू एक्सप्लोर, तो ये कहाँ से एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, इसलिए अब जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग मेडिटेरियन सी की तरफ से यहाँ पे आएंगे, नीचे से आपका एजियन सी, मेडिटेरियन सी, देन हम उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे, गॉट इट, है ना। इतना तो आप लोगों को मैप पता है ना, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे ब्रिटिश का लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने प्रॉपर मैप बना के आपको समझा रखा है, दिस इज अ स्मॉलर स्क्रीन, यहाँ पे इतनी चीजें आ नहीं पा रही हैं, राइट। हाँ ओके, एक सेकेंड, मैं इसमें न्यू का ट्राई भी कर रही हूँ, तो ये पता नहीं क्यों नहीं, ओके फाइन। देखिए, इसमें अगर हम इंग्लैंड वगैरह को ऊपर छोड़ते हैं और हम केवल यूरोप का मैप भी देखते हैं, तो दिस इज यूरोपियन मैप, ओके। ये आपका यूरोपियन मैप बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ नॉर्वे स्वीडन नहीं बनाया है, दिस इज नॉर्थ सी। और अगर हम यहाँ नीचे आते हैं, ये आपका इटली, रोम, ग्रीस, दिस इज योर इटली, रोम एंड ग्रीस रीजन, राइट। तो यहाँ से क्लिंग क्लॉडियस ने अपना जर्नी शुरू किया, इसको बोलते हैं हम एजियन सी। ये आपकी ग्रीक लिटरेचर जब मैं करवाऊंगी, जब आपको मैं रोमन लिटरेचर करवाऊंगी, वहां बताऊंगी। ये जो आपका सी है, दिस वन, ओनली दिस वन, ये जो सी है, दिस इज एजियन सी। और ये पूरा कौन सा है, कौन सा सी कहलाता है ये, बताइए। सारे सीज के नाम तो पता ही होंगे ना, ओशियन और सी कितने हैं हमारे, मेडिटेरियन सी कहलाता है, ये जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो कौन सा है, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन, दिस इज स्पेन, दिस इज फ्रांस, जर्मनी, यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, एंड दिस यहाँ से वो ऊपर की तरफ आए, ये आपका इंग्लैंड, ओके, दिस इज इंग्लैंड। वो यहाँ से आ रहे हैं, और एक मिथ क्या था इस टाइम पे, बताइए, व्हाट वाज द फेमस मिथ एट दिस टाइम, दैट अर्थ इज फ्लैट, राइट। The myth is that earth is flat, and if we are moving toward it, if we are going toward it, then definitely we will fall down somewhere in universe, and we don't know the destiny where we are going to fall. तो उनको ये पता नहीं था, but he still, King Claudius still wanted to explore it, कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, but King Claudius इसको explore करना चाहते थे, and when he was moving, he saw that it is a, मतलब there is too many days when we are traveling and traveling and traveling, and there is no destinations are coming from Mediterranean Sea, he is traveling toward the North Sea. तो ये जो नॉर्थ सी है यहाँ पे, इसमें जब वो ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा नॉर्थ सी है आपका, कहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, राइट। तो ही वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ सी, और वो वहां देखना चाह रहे हैं, एडवेंचर करना चाह रहे हैं, इन बिटवीन ही फाउंड दैट देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, right. He found that there is a small island which is here, and which is shining very bright. When he saw from his telescope, he found that it is shining very bright. And what exactly happened, that he was unable to see the people over there, but it was only white. So he thought, the first thought which came in his mind, that somewhere we have landed into the universe, and we are about to reach some star, because it was shining very bright. Maybe it was a daytime or nighttime, I don't know, but it was shining bright white. So he and he saw that the moon was also looking a bit bigger. जो मून था वो थोड़ा और बड़ा नजर आ रहा था, और जो लैंड था वो बिल्कुल वाइट शाइन कर रहा था। तो इन्होंने जब डे एंड नाइट वहां जैसे जैसे ये मूव करते जा रहे थे, तो इनको लगा कि हम शायद कहीं यूनिवर्स में आ गए, वी आर गोइंग नियरर टू द मून। ऐसा एक फ्लैट लैंड पे पॉसिबल नहीं है। इनको ग्रेविटेशन या पोल्स या अर्थ राउंड है, ये चीजें पता नहीं थी। तो when he landed over this land, he found that people were living in a kind of neolithic age. वो लोग neolithic age की तरह ही रह रहे थे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। They had some kind of
like living colonies there. They were living in a raw and a savage stage. बहुत civilized नहीं थे, education का कुछ पता ही नहीं था. But they have the arms. उनके पास कुछ हथियार थे, तो उनको फिशिंग वगैरह ज्यादा कर रहे थे. बट दे वर नॉट सिविलाइज. तो उन्होंने किंग क्लॉडियस ने यहाँ पे अपना फर्स्ट पैलेस बनवाया, इन लोगों को रूल करना शुरू करा. एंड टिल 449 जो हम लोगों ने यहाँ फाइल देखी, टिल 449 ही वाज रूलिंग ब्रिटेन. गॉट इट? टिल 449 ही वाज रूलिंग Britain. He started his that the idea was not to develop the area, but the idea was to create a yes colony there. हाँ, क्यों कॉलोनी चाहिए थी उनको? बिकॉज दैट वाज द रेस एट दैट टाइम. यूरोप में ये रेस ऑलरेडी थी. जितने भी ग्रीक्स और रोमन किंग्स थे, दे वांटेड टू हैव कॉलोनीज. उनको कॉलोनीज बनाने की आदत थी. वो लैंड्स कैप्चर करते थे. और जो किंग्स और क्वींस होते थे, ये लोग आप जानते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, वो एक दूसरे के साम्राज्य को हथियाने के लिए हमेशा लड़ाई करते थे. तो यहाँ पे भी यही चीज थी कि ये लोग एक दूसरे के साम्राज्य को लेने के लिए, उसको मतलब शामिल करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे. इन्होंने भी यही करा कि ये यहाँ पे करे थे. दूसरी चीज यहाँ पे जो हमें नोट करनी है या हमें जानना चाहिए, वो ये है कि इस पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ी कंट्री थी उस टाइम पे, वो था जर्मनी. जर्मनी के अंदर, जर्मनी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका. जर्मनी के अंदर आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, दैट लुक्सेमबर्ग, ऑक्सेमबर्ग, ये सारी कंट्रीज आ रही हैं. और ये सारा एरिया, ये सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे कौन सी है? ये पूरी है जर्मनी. ठीक है. जर्मन्स अपने आप को क्या बोलते हैं? जर्मन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस? हिटलर कौन सी रेस के लिए लड़ रहा था? नो, दैट वाज द नेम ऑफ द पार्टी. आर्यंस. राइट. तो दे वर आर्यंस. ठीक है. ये सबसे बड़ा नेशन था इस टाइम का. एंड दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ आर्यंस. यूरोपियंस को हम क्या बोलते हैं? आर्यंस. और इंडियंस को क्या बोलते हैं? इंडियंस को क्या बोलते हैं? द्रविडियंस. यस, इंडियंस को बोलते हैं द्रविडियंस. तो यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस होता था आर्यंस और द्रविडियंस के बीच में, क्योंकि जर्मनी यहाँ सबसे बड़ा नेशन था. और ईस्ट में अगर हम जाते, एशियन कंट्रीज में जाते, तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा था? इंडिया. ठीक है. बिकॉज इट हैज इट्स रेंजेस टिल जो आप मलेशिया देखते हैं, बर्मा देखते हैं, इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सब किस में आता था पहले? इंडिया में. केवल हम अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स है उसको शेयर करते थे. पूरा अफगानिस्तान नहीं आता था, लेकिन काबुल वगैरह सब किसमें, किसका पार्ट था पहले? इंडिया का था ना. राइट. वी हैव दिस स्टोरीज लाइक दैट. तो यहाँ तक जब बॉर्डर्स थे हमारे, तो उन बॉर्डर से ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें यहाँ आर्यंस तक द्रविडियंस पहुंचाते थे. दे हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स. इन लोगों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे. जो फ्रांस है, फ्रांस वाज अ डिफरेंट कंट्री, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज. स्पेन और ये सारी कंट्री जो है, ये यूरोप कहलाता था, जो हम बचा हुआ पोर्शन देख रहे हैं. और आर्यंस का अपना अलग कंट्री था. इधर आपके द्रविडियंस का अलग कंट्री था. और उसके बाद जो चाइनीज लोग थे, वो मंगोल के नाम से, मंगोलिया और ये कंट्री आपके अलग थे. और ऊपर रशिया जो था, दैट वाज कोल्डर रीजन. यहाँ लोग बहुत कम रहते थे. इनको पहाड़ी लोग बोला जाता था. और ये कंप्लीटली फिशिंग वगैरह पे या हंटिंग पे जो है बेस्ड थे. इन लोगों का भी कल्चर नहीं था. अभी तक बेसिकली रशिया को हम जानते ही नहीं है, डिस्कवर ही नहीं करा गया जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अब हम जो इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने ये जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करी है नॉर्थ सी की तरफ, व्हेन ही लैंडेड, किंग क्लॉडियस भी यहाँ साउथ ऑफ इंग्लैंड के अंदर इन्होंने लैंड करा. एंड ही फाउंड दैट इट इज नॉट जस्ट स्टार, बट we are still on earth and this is a land where people are, matlab these are also humans and they are living a life. It's a very colder country. यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, पूरा आइस कवर्ड है, लोग इग्लूज टाइप में रहते हैं, रॉ फिशेस भी खा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि they don't have knowledge of fire, they know everything, but still they are eating raw fleshes and इसी तरीके का फूड खा रहे हैं. एंड व्हाट ही नेम्ड देम, he named them Britons. He named them Britons and he named the land Britain. He named this land Britain. Why? Because in
Roman or Greek language, Latin language. The meaning of the Britain is a shining bright star. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखिए, अ डिस्टेंट ब्राइट स्टार. द मीनिंग ऑफ ब्रिटेन इज अ डिस्टेंट ब्राइट स्टार. लिखा सबने? यस, लिखा सबने? ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिटेन. अब ये यहाँ पे इन्होंने रूल करा, और उन्होंने कब तक रूल करा यहाँ पे? ही रूल्ड ऑन दिस आइलैंड टिल 449. इन्होंने 449 तक यहाँ पे रूल करा, बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन एंग्लो एंड सैक्सन्स केम इन पावर. एंग्लो एंड सेक्सन्स कौन थे, कहां से आए थे? नाउ द क्वेश्चन कम. दे आर फ्रॉम जर्मैनिक आइलैंड, एंड इट इज नॉट दैट कि केवल ये दो ही ट्राइब्स आई थी, लेकिन इस टाइम पे जो लोग आए थे वो कितने ट्राइब्स थे, कितने ट्राइबल पीपल थे जो यहाँ आए थे? देयर वर फोर जर्मैनिक ट्राइब्स, देयर वर फोर जर्मैनिक ट्राइब्स हु केम हियर इन इंग्लैंड. कौन कौन थे वो लोग? एंग्लो, यहाँ लिखे, एंग्लो सैक्सन, जूट्स एंड डेन्स, चार आएंगे. देवर एंग्लो सैक्सन, ज्यूट्स एंड डेन्स. अब ये कहाँ से आए थे? जो हमने ये पूरा जर्मनी देखा है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. ठीक है, काफी आप लोग उन्हें जानते हैं, एम्स्टरडेम एंड टुमारो आइलैंड एंड ऑल. अभी हम उनको इस नाम से जानते हैं. यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और ये जो लैंड्स हैं, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. दीज आइलैंड्स आर ऑफ फिशरमैन. ये फिशरमैन कम्युनिटी के आइलैंड्स हैं, और ये लोग फिशरमैन ही थे. ये जो दो कम्युनिटीज हैं, ये आपकी फिशरमैन कम्युनिटीज है. ये फाइटर्स नहीं थे. ये लोग फिशिंग पर्पज से गए थे, और फिशिंग पर्पज से जाने के बाद दे स्टार्टेड सेटलिंग एट नॉर्दर्न, एट द सदर्न पोर्शन. ये यहाँ से हम उठ के, ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे आपको दिखेंगे. आप एंग्लो सैक्सन मैप ढूंढिएगा गूगल पे, आपको मिलेगा. ये लोग यहाँ से इसी तरीके से यहाँ शिफ्ट. तो इन लोगों ने छोटे छोटे एरियाज में अपनी कम्युनिटीज पहले रखी, एंड दे वर ऑल फिशरमैन. दे वांटेड द कोस्टल एरिया. दे स्टार्टेड सेटलिंग एट द कोस्टल एरिया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्राइबल लीडर बना, देन कम्युनिटी, पहले कम्युनिटी लीडर बना, फिर ट्राइबल लीडर बना, फिर वो ट्राइबल किंग बन गया. फिर ही स्टार्टेड कैप्चरिंग द स्मॉलर आइलैंड, और ये पूरा नॉर्थ अम्ब्रिया का, स्कॉटलैंड तक पूरा एरिया कैप्चर करा एंग्लोज ने. और नीचे का ये पूरा पोर्शन था सेक्शंस का. अभी तक आयरलैंड कोई नहीं पहुंचा है. तो सेक्शंस ने क्या करा, जो जो एरिया मेजर इन्होंने कंट्रीज रखी, उसका नाम क्या रखा? साउथ सेक्शन, ईस्ट सेक्शन, वेस्ट सेक्शन. दैट इज वेसेक्स, एसेक्स, सेसेक्स जो नाम है वो सेक्शंस के दिए हुए हैं. ठीक है, दोनों की ही लैंग्वेज कौन सी थी? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस. क्यों? क्योंकि लोग वो थे जो सी फूड्स का, जो सी से रिलेटेड जो चीजें थी, उनका ट्रेड करते थे इंडियंस के साथ. और ये द्रविडियन से क्या लेते थे? स्पाइसेस लेते थे, या और जो भी ड्राई फ्रूट होते थे, या कोई भी ऐसी चीजें थी, वो ये द्रविडियंस से लेते थे. और ये आर्यंस यहाँ से क्या करते थे? ये लोग दे यूज टू डू द बिजनेसेस, और इन बिजनेसेस की वजह से इन लोगों के रिलेशनशिप बने. और जो इनकी लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो एंग्लो सेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं केवल. एंग्लो सेक्शंस की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश. लेकिन दैट वाज अ न्यूअर फॉर्म्ड लैंग्वेज. वो न्यूअर लैंग्वेज क्यों थी? क्योंकि इनकी इनिशियल लैंग्वेज थी जर्मन, लेकिन द्रविडियन से बात करते करते, जिनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, उनसे बात करते करते दे स्टार्टेड देयर ओन लैंग्वेज. क्योंकि जर्मन की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? ड्यूच. इट वाज ड्यूच लैंग्वेज. तो ये ड्यूच लैंग्वेज से किस पे आगे? इंग्लिश पे. बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो बिकम एंग, एंड जर्मन लैंग्वेज के अंदर किसी भी लैंग्वेज के लास्ट में लिश लगता है, तो दैट इज एंग्लिश, which gradually become English. अगर वो हिंदी, हमारी लैंग्वेज की भी बात करेंगे, तो इट्स नॉट हिंदी फॉर देम. इन जर्मन और ड्यूच इट इज हिंदलिश, इट इज फ्रैंकलिश. ठीक है, तो वो इस तरीके से लैंग्वेजेस को बुलाते हैं. तो सेम दे डिड विद देयर लैंग्वेज, क्योंकि इनका बेस क्या था? जर्मन लैंग्वेज था. और इनकी लैंग्वेज मिक्स किसके हुई? ट्रेड लैंग्वेज बनी. ट्रेड लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पिजिन बोलते हैं, क्रियोल बोलते हैं. तो ये वही है. दिस इज अ पिजिन एंड क्रियोल विच इज अ बिजनेस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय दीज फिशरमैन ट्राइब्स. और द बिजनेस ट्राइब्स, ये डीलर्स थे, इन लोगों की एक लैंग्वेज बनी विच इज नेम्ड एज एंग्लिश. गॉट इट? एक नई लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में कैसे आई? जल्दी जवाब दिया करो. हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बाय ट्रेड. यस, कैसे एग्जिस्टेंस में आई वो समझ में आया. दैट बिकम, हाउ इट बिकम इंग्लिश. ओके, अब यहाँ पे आते हैं इन दो ट्राइब्स के ऊपर कि ये दो ट्राइब्स एग्जिस्टेंस में कैसे आई. फिर उसके बाद ये तो इन दोनों ट्राइब्स का क्या हुआ? जूट्स एंड डेन्स का क्या हुआ? जूट्स और डेन्स जो हैं वो इस आइलैंड से,
ये जो आइलैंड आपको नजर आ रहा है, यहाँ जो ये आइलैंड मैंने बनाया है, ये यहाँ से है, इसको इस तरीके से हाफ कर देंगे हम लोग, और ये यहाँ से है। डेन्स आर फ्रॉम दिस लैंड, यहाँ पे एक आइलैंड भी है बड़ा, और ये कहलाता है डेन्स ही नाम है इसका। यहाँ के लोगों को डेन्स कहा जाता है या डैनिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये है डेन्स, और ये जो लैंड आपको ऊपर दिखाया है, दिस इज नेम्ड एज ज्यूटा लैंड, दिस इज नेम्ड एज ज्यूटा लैंड। और वहां के लोग क्या कहलाए? ज्यूट्स। फाइन, यहाँ के लोग क्या कहलाए? ज्यूट्स। अब ये लोग भी क्या थे? यहाँ से, ये जो मैंने बनाया है ये यहाँ से है, ये इस तरीके से ये दो लैंड है। ये लोग भी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर आके कोस्टल एरिया में कहीं कहीं पे सेटल हुए फॉर फिशिंग, पर इन्होंने एरिया जो लिया वो बहुत छोटा लिया, और धीरे धीरे एंग्लो और सेक्सन्स की पावर्स की वजह से इनको छोड़ना पड़ा। तो वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, छोटे कुछ कुछ लोग वहां से निकल के कहाँ आ गए? आयरलैंड में आ गए। कुछ सेक्सन्स भी चले गए, ज्यूट्स भी चले गए, डेन्स भी चले गए, बट नॉट एंग्लोज। एंग्लोज वहां नहीं गए। ये तीन ट्राइब थी जो आयरलैंड पे धीरे धीरे सेटल हो रही थी, एंड जस्ट बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द लैंड टू अनदर पोर्शन थ्रू, किस रूट से आए थे? सी रूट। इन लोगों की ट्रैवलिंग किससे थी? सी रूट। तो जो भी चीजें सी रूट से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उनको हम बोलते हैं सेल्टिक। उनको क्या बोला जाता है? सेल्टिक। तो आयरलैंड के अंदर कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं था इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड में भी कल्चर कौन सा बना था इनके आने के बाद? ब्रिटेन इज अ कॉलोनाइज्ड नेम ऑफ दिस लैंड। इसका पहले कोई नाम नहीं था। जो ब्रिटेन नाम दिया वो किसने दिया? किंग क्लॉडियस ने दिया, तो दैट वाज अ कॉलोनाइज्ड नेम। ठीक है, किंग क्लॉडियस ने ये नाम दिया, उन्होंने आयरलैंड का कोई नाम नहीं दे रखा यहाँ पे, केवल ये दो नाम यहाँ पर आ रखे हैं। आयरलैंड वाज अ लेटर नेम्ड आइडेंटिटी, इसकी हम हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं अभी। तो इन्होंने जब इसको पूरे को ब्रिटेन कहा और वो यहाँ पे रहने लगे, लेकिन इनके जाने के बाद जब एंग्लो और सेक्सन्स यहाँ धीरे 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 सेटल होने लगे, इन्हीं की कॉलोनी के अंदर, इन्हीं के रूल के अंदर जब वो धीरे धीरे सेटल होने लगे, तो उन्होंने फिर अपना धीरे धीरे ये साम्राज्य बढ़ा दिया। और किंग क्लॉडियस के जो भी हायरार्की में उस टाइम पे रूल कर रहा था, हालांकि आप जब शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो किंग लियर वाज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ ब्रिटेन, है ना? किंग लियर कहाँ का किंग था? किंग ऑफ ब्रिटेन। लेकिन जब हम हैमलेट पढ़ते हैं तो हैमलेट के अंदर उसका जो फ्रेंड था फोर्टिनब्रास, याद है या नहीं? हैमलेट का फ्रेंड कौन था? फोर्टिनब्रास था ना। और हैमलेट पढ़ने कहाँ गया था? स्कॉटलैंड से नहीं, दैट वाज डेनमार्क, सॉरी, स्कॉटलैंड का तो मैकबेथ था। डेनमार्क से हैमलेट पढ़ने कहाँ गया हुआ था? इंग्लैंड। ठीक है, फोर्टिनब्रास वाज द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, ही वाज नॉट द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन। आप अंतर समझ रहे हैं कि शेक्सपियर वहां पे क्या आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा है? गेटिंग माई पॉइंट बेबी? ब्रिटेन वॉज अ कॉलोनाइज्ड नेम। ग्रीक्स रोमन ने जब इसको कैप्चर कर रखा था तो उसका नाम क्या रखा किंग क्लॉडियस ने? ब्रिटेन। ही मेड दिस आइलैंड एज हिज कॉलोनी। ठीक है, वो किंग क्लॉडियस के अंदर था। किंग क्लॉडियस के रूल के अंदर ब्रिटेन चल रहा था। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी थी? लेटिन। क्या हमें 449 से पहले कोई लिटरेचर मिला यहाँ पे लिखा हुआ? नहीं मिला, क्योंकि वो सारा लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में था? लेटिन लैंग्वेज में, रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो लोग अपनी कंट्री ले जाते थे जो भी यहाँ पे रह रहा होगा। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरिक लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इवन शेक्सपियर हैज मेंशन्ड दिस डिफरेंस कि किंग लियर जो था, ही वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन, दैट मींस ही हैज हिज रूट्स इन समवेयर इन रोम। वो ग्रीक या रोमन किंग था जो यहाँ इंग्लैंड में रूल कर रहा था। उसके बच्चों के नाम क्या थे? क्लॉडिया, राइट, रीगन, ग्रॉनरेल, विच आर मोर ऑफ स्पेनिश और इटालियन नेम्स। वो इंग्लिश नेम थे क्या? नहीं। ठीक है, आप जब ये लिटरेचर पढ़ोगे तो आप कैरेक्टर्स में डिफरेंस पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे। जो नेम आते हैं ना, एंटोनियो, जिनके लास्ट में इस तरीके से लगता है, एंटोनियो, एंटोनिया, और क्लियोपेट्रा, राइट, आपका ये हो गया, क्या बताया मैंने अभी, लाइक कॉर्डेलिया, इस तरीके के जितने नेम्स होते हैं, दे बिलोंग टू सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो किंग लियर वॉज किंग ऑफ ब्रिटेन, दैट मीन्स ही वॉज वन ऑफ द ग्रीक और रोमन किंग जो यहाँ रूल कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम भी जानते हैं उसकी 3 बेटियां थी। उन तीनों के खत्म होने के बाद वहां पे कोई हायर नहीं था, और इस टाइम पे एंग्लोज यहाँ पे कैप्चर करते जा रहे थे, जो किंग लियर का टाइम पीरियड है और जो एंग्लो हिस्ट्री कहती है उसके अकॉर्डिंग किंग लियर वॉज ऑलमोस्ट द लास्ट रूलर ऑफ ब्रिटेन। इसके बाद इनके
जो इलीगल चाइल्ड था एडगर, हिस्ट्री के हिसाब से भी उसने रूल किया था और उसे रिमूव कर दिया गया था फिर। ठीक है, गॉट इट। हाँ, लेकिन जब हम हैमलेट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हैमलेट का जो फ्रेंड था वो क्या था, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड था। इंग्लैंड मीन्स द लैंड विच वाज रूल्ड बाय एंग्लोज। अब आया समझ में? जिसके किंग कौन थे? जिसके किंग एंग्लोज थे। एंग्लो ने यहाँ पे जब रूल करना शुरू करा तो व्हाट दे डिड, दे चेंज द नेम ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, देयर ट्राइब। उन्होंने इस नेम को चेंज किया। कैसे चेंज किया? दैट लैंड बिकम एंग्लो लैंड which gradually become England. Got it? Language क्या थी? English and land is England. अब आया समझ में? Right. So that हम इससे हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। हम जब भी कोई लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसको इसी तरीके से रिलेट करेंगे कि लगभग कौन से टाइम पीरियड के पहले या बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयरलैंड का कोई नाम नहीं है, लेकिन जितनी चीजें यहाँ पे गई वो किस रूट से गई? वो यहाँ से मे बी यहाँ या इस इंग्लिश चैनल के थ्रू घूम के गई। तो वो सब क्या है? सी रूट से इस छोटे से आइलैंड पे लोग पहुंच रहे हैं, उनका कल्चर पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोला गया? क्या बोला गया इसको? सेल्टिक। राइट? आप लोग गूगल कीजिएगा कि आयरलैंड की लैंग्वेज कौन सी है। सेल्ट। कल्चर क्या है? सेल्टिक। वहां का लिटरेचर क्या है? सेल्टिक। गॉट इट? वहां के लोगों को सेल्ट्स कहा जाता है क्योंकि they came from sea routes. There was no native of Ireland. अभी हिस्ट्री समझ में आ रही है? Similarly, there is no native of England, but there is no native of Britain. यहाँ का कोई नेटिव नहीं है। यहाँ पे भी लोग इसी तरीके से पहुंचे हैं, रह रहे थे, और इसीलिए यहाँ के लोगों को हम लोग किसी रेस से आइडेंटिफाई नहीं करते। बट ये भी पहले रोम वगैरह की कॉलोनी था जिसका नाम ब्रिटेन था। उसके बाद इट गॉट डिवाइडेड इनटू नॉर्थम्ब्रिया एंड साउथ इंग्लैंड। ठीक है, साउथ इंग्लैंड इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शंस थे वो भी धीरे धीरे वो ही टाइप थी जो यहाँ धीरे धीरे आयरलैंड पे शिफ्ट हुई और अपना सारा कल्चर यहाँ सेक्शंस ने दिया, जिसको कि हम सेल्टिक कल्चर बोलते हैं। वो मैक्सिमम लोग कौन है यहाँ पे रहने वाले? सेक्शंस है, एंग्लोज नहीं है, क्योंकि एंग्लोज ने धीरे धीरे पूरा इंग्लैंड ले लिया था। उन्होंने दो पार्ट में इसको रखा, नॉर्थम्ब्रिया और साउथ इंग्लैंड। तो ये साउथ इंग्लैंड का पोर्शन बहुत बाद में उनके पास आएगा, अभी नहीं आएगा बिगनिंग में, वो नॉर्मन पीरियड के बाद आएगा। लेकिन अभी हम एंग्लोज का जो रीजन है, जो रूलिंग एरिया, उसको किस नाम से जानते हैं? नॉर्थम्ब्रिया। ओके, दे वर मेजर इन नंबर। इन्होंने बहुत बड़ा लैंड ले रखा था, ये बहुत सारे थे, सेक्शंस इतने ज्यादा नहीं थे, इन्होंने छोटा लैंड ले रखा था। और इनका कोई हम बेसिक कल्चर या बेसिक लिटरेचर नहीं जानते। जो हम जानते हैं वो हम एंग्लोज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाद में मेन जो रूल में आए थे, जो डायनेस्टीज आई थी, वो सारी डायनेस्टीज एंग्लो थी। गॉट इट? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यस, क्लियर है ना सबको? तो ये आपका यहाँ पे आता है, जो हम लैंग्वेज पार्ट कहते हैं या हम जो भी चीजें कह रहे हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे डेवलप हुई थी। तो ये जो लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज बेसिकली नोन एज इंडो आर्यन लैंग्वेज। ओके, अदरवाइज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए जब मॉडर्न फेज में गई थी। अभी हम कौन से फेज की बात कर रहे हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, राइट? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद जब ये लैंग्वेज एक सेकेंड फेज के अंदर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल इंग्लिश पीरियड। चौसर के टाइम पे ये लैंग्वेज कौन से एज में थी? मिडिल इंग्लिश पीरियड में थी, क्योंकि इसमें वर्ड्स ऐड किए जा रहे थे। जो लैंग्वेज है उसका साइज बढ़ रहा था। और जब ये शेक्सपियर के टाइम पे जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा था। सिर्फ नए वर्ड्स निकाल निकाल के यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 वर्ड उसने नए ऐड किए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। उसको हम बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो ओल्ड से लेके मॉडर्न तक की जो जर्नी है, फिर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में जब ये आती है तो इट डजंट रिमेन इंडो आर्यन लैंग्वेज। ये केवल जर्मनी और इंडियन पार्ट से, इन दो पार्ट से बनी हुई लैंग्वेज नहीं रह गई थी। ये क्या बन गई थी? ये इन दोनों पार्ट के बाहर निकली हुई एक लैंग्वेज बन गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। ये इन दोनों पार्ट से बाहर निकली हुई एक लैंग्वेज बनी थी, दैट इज यूरोपियन। तो इसका नाम क्या रखा? इंडियन इंडो यूरोपियन, क्योंकि इसमें लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये सारे वर्ड्स आ गए थे। किसकी वजह से? चौसर की वजह से और शेक्सपियर की वजह से। बिफोर इट वॉज इंडो आर्यन, बट लेटर इट बिकेम इंडो यूरोपियन। अंडरस्टूड? लैंग्वेज का ध्यान रहेगा, जब हम चौसर के पीरियड में जाएंगे तब ये बात दोबारा दोहराऊंगी, क्योंकि वहां पे
ग्रेट वॉवल शिफ्ट हम लोग करेंगे तो उसमें मैं ये बात बताऊंगी। अभी के लिए ये समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दैट इज नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर को हमें आगे पढ़ना है बिकॉज दिस इज द वन वेयर वी हैव टू फोकस। और वो किस में लिखा गया है? दैट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इट वॉज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को हमें समझना है। ओके, एंग्लो सेक्शंस आपको बताया, मैप से इसका बता दिया। बस ये ध्यान रखना जो आयरिश लिटरेचर है दैट इज नोन एज सेल्टिक लिटरेचर एंड दिस इज नोन एज इंग्लिश लिटरेचर। अंडरस्टूड? हिस्टोरिकल पार्ट इज क्लियर। इसके जो मेजर इवेंट्स हैं मैंने अभी आप लोगों को नहीं लिखवाए हैं, इसके मेजर इवेंट जो भी हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को केवल मैंने ये हिस्टोरिकल या जो मैप से आप लोगों को समझाना था वो समझाया है। इसका जो भी we are doing first age, that is old English period 449 to 1348। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट जो एज आएगा जो हम कर रहे हैं अभी दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड 449 टू 1066 एडी। इसमें आप लिखिए मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स। मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स में यहाँ पे सबसे पहले मैं बिगनिंग से ही लिखवाऊंगी, चाहे हम लिटरेचर 449 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ लिखते चलिए आप लोग। फर्स्ट आएगा 43 एडी, किंग क्लॉडियस। नहीं, मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ ना, आपको दिख रहा है स्लाइड ना? अच्छा अच्छा, ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये वाली स्लाइड देख रहे हैं आप? जब मैं बीच बीच में स्विच कर रही थी स्लाइड्स तो आप लोगों को नजर आ रही थी या केवल यही वाली दिख रही थी स्लाइड? ओके, मैं बीच बीच में स्विच कर रही थी लेकिन दोनों स्लाइड शेयर नहीं हुई है, एक ही हुई है। ओके, ठीक है ठीक है। एक सेकेंड बेटा, कर रही हूँ। मुझे लगा मैंने पेंट ओपन करके शेयर कर दिया था तो उसकी दोनों स्लाइड शेयर हो रही होंगी, लेकिन नहीं हुई है। अब हो रही है ना शेयर? कोई बात नहीं, आपको इसका फिर वीडियो देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बीच बीच में ना जो स्लाइड्स हैं दो खोल रखी थी, वो स्विच कर रही थी, वो आप लोगों को फिर नहीं दिखा है। वीडियो में आ जाएगा, हाँ वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, 43 एडी किंग क्लॉडियस डिस्कवर्ड द लैंड। देन यहाँ पे आता है क्रिश्चियनिटी की भी कुछ हिस्ट्री है, मैं वो भी यहीं पे साथ में लिखवा देती हूँ, या उसको चलो बाद में करेंगे। किंग क्लॉडियस डिस्कवर्ड द लैंड। देन 300 AD एंग्लो सैक्सन्स Jutes and Danes started sitting on coastal regions of Britain. 400 AD Anglo and Saxons started coming in power. इन्होंने 100 years में अपनी पावर काफी बढ़ा ली थी क्योंकि ये ट्राइब बहुत बढ़ गई थी। जूट्स एंड डेन्स का इतना नहीं है, ये केवल छोटे छोटे वॉर्स कर रहे थे, बैटल्स कर रहे थे, तो इन लोगों का हम हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं जानते। 449 AD Anglo and Saxons took their powers on the land and Roman rule was ended. Next, Anglo land was known as Northumbria। ठीक है, एंग्लो लैंड को क्या बोलते हैं? नॉर्थम्ब्रिया। और सैक्सन लैंड को सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि वो लेटर इट बिकम द पार्ट ऑफ एंग्लो लैंड। एंग्लोज नेम्ड इट आफ्टर देयर ट्राइबल नेम एंग्लो लैंड and stopped calling it Britain, which was a Roman name. Fine, and stopped calling it Britain, which was a Roman name. तो उन्होंने कहा ये colonizers का था, ये मतलब ये दूसरे लोग थे, हम जो रूल कर रहे हैं हम उन्हें अपने नाम से रखेंगे, तो इन्होंने उसे एंग्लो लैंड कहा। एंड एंग्लो लैंड gradually became England. Anglo lang, that is language, become English. Okay? अब आते हैं इनके रिलीजन के ऊपर, इनका रिलीजन क्या था? तो देयर रिलीजन वाज क्रिश्चियनिटी। व्हाई? बिकॉज जर्मन्स वाज क्रिश्चियंस। जर्मन्स की जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी थी। रिलीजन वाज क्रिश्चियनिटी। दे वर कैथोलिक क्रिश्चियंस। कैसे? बिकॉज जर्मन वर क्रिश्चियंस। आर्यंस का हम कोई भी रिलीजन नहीं जानते, हम जानते हैं कि ये एक बहुत पुरानी ट्राइब है। लाइक हम लोग जो सदर्न यूरोपियन ट्राइब्स है, लाइक ग्रीक्स जो है, रोमन्स जो है, हम उनको जानते हैं कि देवर पेगन्स, लेकिन जर्मन्स भी पेगन ही थे। आर्यंस वर आल्सो पेगन बिकॉज ये द्रविडियंस के साथ जब बिजनेस करते थे, देवर आल्सो नेचर वर्शिप, दे डू नेचर वर्शिप, बट
when they get to know about Christianity, they adopted it very fast because they don't know the name or they don't have a proper shape of any god. So when they encountered with Christianity, he get to know about the philosophies of Christ and all. They adopted it very fast. उनको लगा कि ठीक है, one God praying is very easy, so they converted themselves very fast. उसके अलावा क्या था कि ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो बिल्कुल सदर्न बॉर्डर था वो कहाँ पे जाता था, ऑटोमन एम्पायर, जो बाद में ऑटोमन एम्पायर बना, इट वाज इनिशियली इजिप्ट का जो पोर्शन था जिसे हम क्या बोलते हैं, यरूशलेम, राइट। यरूशलेम का जो पोर्शन था वो जर्मन बॉर्डर्स पे आता था, और वहां पे जब क्राइस्ट की स्टोरीज इतनी सुनने लगी और इनको पता लगा कि क्राइस्ट जर्मनी में भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे ये चीजें करी थी, तो देयर फेथ स्टार्टेड इंक्रीजिंग. Along with that, in 300 AD, sorry, 330, 100 AD, Saint Helena, who was a German saint, ये German saint थी. Saint Helena founded the true cross and shroud of Christ in Constantinople. ठीक है, उनको कॉन्स्टेंटिनोपल में ट्रू श्राउड मिला. व्हाट वाज द ट्रू श्राउड, सॉरी, ट्रू क्रॉस एंड श्राउड, जिसके ऊपर उनका क्रूसाफिक्शन हुआ था. और लास्ट टाइम में जो उन्होंने क्लोथ पहना हुआ था ना व्हाइट कलर का, हम लोग देखते हैं क्रूसाफिक्शन के टाइम पे, दैट वाज कॉल्ड श्राउड. तो उनको वो श्राउड और ट्रू क्रॉस मिला सेंट हेलेना को. एंड हेयर कम्स द प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट. तो जब वो क्राइस्ट के ये सारे सिंबल्स मिले, तो यहाँ इटली में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया गया जिसमें उसको रखा गया और उसको एज अ सिंबल, एज अ चीजों को रखा गया. देन आपके रोम में है बेसिकली जो चर्च है, रोमन चर्च के अंदर ये रखा गया सारी चीजों को, क्योंकि ये सारा एक ही एम्पायर का पार्ट था, उसको यहाँ पे रखा गया. और सेंट हेलेना ने ये प्रूव करा कि ये जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल बिलोंग टू क्राइस्ट. Then, in the similar time period, around 380 400 AD, first Bible was founded. जो इनकी फिलोसफी थी वो लिखी हुई मिली किसमें, हिब्रू लैंग्वेज में, ठीक है. एंड देन 440 AD, अ फ्रेंच, सॉरी, अ रोमन saint, Saint Vulgate, translated the Hebrew Bible in Latin and named as Vulgate's Bible. That was considered as the first Bible of like the world, जिसको हिब्रू में मिला था, लेकिन इन्होंने इसको लेटिन में कन्वर्ट किया बिकॉज इट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ सदर्न यूरोपियन नेशंस. तो उन्होंने कहा अगर लेटिन में होगा तो इसको सभी पढ़ सकते हैं, चाहे वो स्पेन था, चाहे इटली था, चाहे ग्रीस था, रोम था, जो भी था, उन कंट्रीज में सब में लेटिन और ग्रीस लैंग्वेज ये सब सिमिलर हैं. उन्होंने इसे लेटिन में ट्रांसलेट किया 440 एडी में. तो जहां पे हमें क्राइस्ट को हम लोग एक फर्स्ट एडी से मानते हैं कि वो 001 एडी में आए थे. एंड देन उसके बाद अराउंड 32-33 की एज में ही वाज डेड अराउंड, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन 40 की एज से पहले पहले ही वाज डेड. तो उस टाइम तक जब तक वो रहे तो लोगों ने कौन सी लैंग्वेज उनके साथ बात करते थे, या कितने उनके फिलोसोफर्स थे, कितने उनके फॉलोअर्स थे, वो लोग उनकी फिलोसफीज को बढ़ाते गए और उसको क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं दिया गया था. उसको केवल उनको ईसा मसीह बोला जाता था, उनको यीशु बोला जाता था, या उनको क्राइस्ट बोला जाता था, किसी भी लैंग्वेज में उनका जो नाम था. तो उससे रिलेटेड वो क्रिश्चियनिटी में आए या इस्लाम में आए या ईसाई धर्म में आए, ये सारा ईसा से जुड़ा हुआ है. अगर हम इस्लाम की भी बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर जो पहले उनके पैगंबर थे या पहले उनके फिलोसोफर थे, ही वाज ईसा नबी. ठीक है, तो ईसा नबी कौन थे, ईसाई ही थे, जहां से इन्होंने इस्लाम को शुरू मानते हैं. तो यहाँ से ये सारा धर्म, यहाँ से ये प्रैक्टिसेस शुरू हुई और इन सभी ने उन प्रैक्टिसेस को अपने अपने तरीके से करना शुरू करा. इससे पहले केवल एक रिलीजन हम लोग जानते हैं, दैट वाज ईदर ज्यूज. ज्यूज कौन थे, जिन्होंने इनका क्रूसाफिक्शन किया था, ठीक है. और उसके अलावा कौन थे, पेगन्स थे. तो पेगन्स जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया बिकॉज दे डिडंट हैव मच नॉलेज. लेकिन जो ज्यूज थे उन्होंने क्राइस्ट को अगेंस्ट थे और उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं करा. तो ये यहाँ पे इन दो की लड़ाई चलती है. और बाकी सबने क्या करा, जैसे वो जेरूसलम या हम साउथ, सॉरी, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जब
क्राइस्ट वहां गए, वहां पे फिलोसफीज दी, तो उन लोगों ने उसे अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करा, अपने प्रैक्टिसेस के हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करा, एंड इट बिकेम अ रिलीजन ओवर देयर। और जब वो इसी चीज को वेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दैट बिकम अ अनदर स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस, जिसे हम क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। देखो, मैं कोई आपको ये नहीं कह रही कि ये रिलीजन इस तरीके से है, इट्स नॉट अ कॉमेंट, बट जो लॉजिकली हिस्ट्री बेस पे जो पढ़ने में आता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो यहां से ये दो रिलीजन का हम मानते हैं, लेकिन बेसिकली वी विल टॉक अबाउट ओनली क्रिश्चियनिटी। अब ये अपसाइड पे जब बढ़ने लगा, तो फ्रांस और जर्मनी वाज द नेशन जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। फ्रांस से पहले इसे जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इनके जो सेंट्स वगैरह थे, देवर रोमिंग देयर, और ये इटली वगैरह से बिल्कुल कनेक्टेड कंट्रीज में आता है। आप भी जानते हैं कि जैसे यहाँ पे नाजिज्म स्टार्ट हुआ, इटली में फैसिज्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजॉइनिंग कंट्रीज थे, ये बहुत बड़ी कंट्री थी इस टाइम पे जर्मनी, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो जब जर्मन्स ने इस रिलीजन को एक्सेप्ट करा, तो पूरी कंट्री में इस तरीके से फैला कि उसके आइलैंड्स वगैरह पे भी लोग यही मानने लगे थे। और इसीलिए जब ये यहाँ एंग्लो लैंड बना रहे थे, अपना एक एम्पायर स्टार्ट कर रहे थे, तो दे स्टार्टेड, और यू कैन से दे एस्टैब्लिश्ड अ चर्च इन इंग्लैंड। फर्स्ट चर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मतलब एंग्लो एम्पायर के अंदर फर्स्ट चर्च को स्टैब्लिश किया गया, विच वाज नेम्ड एज एंग्लिकन चर्च। ठीक है, इसको क्या बोला गया? एंग्लो चर्च, एंग्लिकन चर्च बोला गया, इंग्लिश चर्च बोला गया इसको। हालांकि ये लोग अभी तो रोमन जो पोप थे, रोमन जो चर्चेस की गाइडलाइंस थी, उसी को एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी यहाँ पे कोई नई गाइडलाइन इन्होंने स्टार्ट नहीं करी थी। बट हम जब चौसर के टाइम पे 1300-1400 एडी में जाएंगे, तो दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन पोप आल्सो। ये अपने पोप को भी यहाँ रखने लगे थे। ठीक है, बिशप्स एंड पोप सभी जगह पे होते हैं। इतना समझ में आया हिस्ट्री? ठीक है, रिलीजन वाइज, सेटलमेंट वाइज, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है अभी। तो ये था इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमने 449 तक करा है। अब इसके आगे चल रहे हैं। 449 में ये लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इनके जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इनकी जो लिटरेरी हिस्ट्री है, लिटरेरी जर्नी है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद जो आता है, वो आपके आता है लिस्ट ऑफ किंग्स आती हैं, जो मैं आपको नहीं लिख पा रही हूँ। लिस्ट ऑफ किंग्स हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। इसके बाद आपका सीधा जो हिस्टोरिकल आइडिया होगा, दैट इज 1066 नॉर्मन वॉर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जिसमें विलियम वन यहाँ पे आके रूल करते हैं। और एंग्लोस की और सैक्सन्स की जो हिस्ट्री है, इसमें जो बैटल्स हुई हैं, जो वॉर्स हुए हैं, उनका इम्पैक्ट किसी भी तरीके के रूल पे नहीं पड़ा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस हिस्ट्री, जो मैंने आपको क्रिश्चियनिटी की, लैंग्वेज की, कल्चर की लिखवाई है, कि यहाँ पे जो कल्चर है उसको इंग्लिश कल्चर क्यों बोलते हैं, वो इस वजह से बोलते हैं। फाइन। अब दोबारा से इसको ब्रिटेन क्यों बोलते हैं, यूके क्यों बोलते हैं, वो हम बहुत लेटर एजेस में जानेंगे। अभी इसका नाम केवल इंग्लैंड है। इसको ब्रिटेन हम मॉडर्न पीरियड में आके दोबारा बोलते हैं, बिकॉज टू शो अ डिफरेंट पावर। ठीक है, और यूके क्यों बोला जाता है? जब इसमें ये सारा आयरलैंड वगैरह इसका पार्ट बनेगा, तब हम उसमें इनकी यूनियन की हिस्ट्री देखेंगे कि व्हाई इट बिकम यूनाइटेड और अ यूनियन। तो यहां तक आप लोगों को आज समझना है, दैट इज योर एंग्लो सैक्सन पीरियड। कल जब मैं क्लास लूंगी, उसमें मैं आप लोगों को इनका पूरा लिटरेचर करवाऊंगी और नॉर्मन हिस्ट्री करवाऊंगी, दोनों चीजें करेंगे कल हम। फाइन, ओके। बताइए, कुछ पूछना है तो। मंडे? मंडे क्यों होगी क्लास? हाँ, कल होगी क्लास, एक बार को तो कल होगी होगी। अभी तो मैं नहीं कह रही कि मंडे होगी क्लास। नहीं नहीं, अभी फ्राइडे को नहीं ले पाई ना, कल तबियत मेरी ठीक नहीं थी। तो अगर आप लोग सब अवेलेबल रहेंगे तो कल लूंगी मैं क्लास। अभी तो चलने दो। एक बार स्नेहा मैम से कल कंक्लूड करके चीजों को, फिर आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। यस, ओके ओके बेटा।